हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक। आज हम बात करेंगे अंतःशोषण या अंतःचूषण के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पारिभाषिक तौर पे हम इसको निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ, साथ ही साथ जिनकी प्रकृति जल स्नेही या जिसे हम जल रागी कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक भी आप बोल सकते हैं, इनके द्वारा जल का अधिशोषण, यहाँ मैं अधिशोषण शब्द काम में ले रहा हूँ, ना कि अवशोषण करना, जिसकी वजह से इन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ यहाँ ये जल में विलय नहीं होते। तो हम यहाँ इसको परिभाषा के तौर पे ये कह सकते हैं, जल स्नेही कार्बनिक पदार्थों के द्वारा जल का अधिशोषण, जल में घुले बिना, जिसके फलस्वरूप उनके आयतन में वृद्धि हो, ऐसी प्रक्रिया अंतःशोषण या अंतःचूषण कहलाती है। दैनिक जीवन में हम कुछ विशेष घटनाएं देखते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु के दौरान लकड़ी के बने दरवाजे या खिड़कियों का फूल जाना, जिसकी वजह से उनको बंद करने अथवा खोलने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त रात्रि के दौरान चने, मटर, मूंग आदि के बीजों को जल में डालने पर अगले दिन प्रातः उनका फूलना, यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ ये जल का अधिशोषण करके अपने आयतन में वृद्धि भी दर्शा रहे हैं, परंतु यहाँ इनमें से कोई भी जल में विलय नहीं होता। इसी प्रकार रुई या कपास, जो कि वास्तव में सेलुलोज के रेशे होते हैं, इनके द्वारा जल का अधिशोषण करना भी किसका एग्जाम्पल है? इम्बाइबिशन या अंतःशोषण का। इसके अतिरिक्त हम इसके यदि महत्व की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रभाव है वो है बीजांकुरण, यानी कि इस प्रक्रिया के अनुपस्थिति में बीज अंकुरित नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसके द्वारा बीजांकुरण के समय बीज का बीजावरण या बीज चोल टूटता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन समय में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थीं, उन चट्टानों को तोड़कर उनमें से बड़े बड़े पत्थर निकाल करके उनको तराश करके बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का यूज़ किया जाता था। जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों के जो दरारें होती थीं, उनमें लकड़ी को लगा करके या लकड़ी के गुटकों को लगा करके उनको गीला किया जाता था, जिसकी वजह से जब उनका आयतन बढ़ता तो दरारें होती थी वो क्या हो जाती थी? चौड़ी हो जाती थी। परिणाम स्वरूप वो चट्टानें टूट करके अलग अलग हो जाती थी। थैंक यू।